बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 23 मौखिक अभिव्यक्ति, जिसको हम कहते हैं ओरल एक्सप्रेशन। इसमें जो है हम लोग जानेंगे भाषण, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, परिचर्चा, सभा समारोह, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू के बारे में हम जानेंगे, समाचार वाचन, उद्घोषणा आदि ये किसमें आ जाते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति में, जिसको हम कहते हैं ओरल एक्सप्रेशन। भाषा का मूल रूप मौखिक ही माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग अधिक होता है। दैनिक जीवन में सामाजिक विचार विनिमय में, भाषण, वाद विवाद, फोन पर वार्तालाप आदि में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति में ध्यान देने योग्य बातें: भाषा की शुद्धता, स्पष्टता एवं मानक भाषा का प्रयोग, भावानुकूल, सहज और सरल अभिव्यक्ति पर ध्यान देना, विशेष स्थान, क्रमबद्धता और प्रासंगिकता एवं रोचकता का ध्यान रखना, प्रस्तुतिकरण एवं भाव भंगिमा स्तरानुकूल होनी चाहिए। मतलब हम कुछ भी करते हैं, हम स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता हमारी होती है, तो उसमें आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है, कितना आप में मतलब पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कौतूहल, प्रवाह और जिज्ञासा बनाए रखने के लिए रोचक भाषा का प्रयोग, कि जैसे हर वाक्य में या हर सेंटेंस में सबको लगे कि आगे क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, या नेक्स्ट इसके भाषण में क्या होगा। तो इस तरह से मतलब रोचक और एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों एवं काव्य पंक्तियों का यथास्थान प्रयोग। मौखिक अभिव्यक्ति के अनगिनत प्रारूप हैं। व्यक्ति की आवश्यकता, कार्य क्षेत्र के अनुरूप ही मौखिक अभिव्यक्ति की अनेक शैलियां हैं। रचनात्मक और कार्य के अनुरूप मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित प्रारूप हो सकते हैं। ठीक है। कविता पाठ, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, परिचर्चा, सभा एवं समारोह, साक्षात्कार, समाचार वाचन और उद्घोषण, कथा कहानी एवं घटना वर्णन। मतलब ये सारी चीजें है ना, मंच पे या स्टेज पे जब हम परफॉर्म करते हैं तो उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लेंगे कविता पाठ। तो कविता पाठ में क्या क्या होना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत कविता पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तो कविता पाठ में उच्चारण की शुद्धता, मतलब जो भी कविता हम सुना रहे हैं या बोल रहे हैं, उसमें बिल्कुल जो उसके शब्द हम बोल रहे हैं, लाइनें, जो पंक्तियां हम बोल रहे हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, कहीं पे भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ध्वनियों का आरोह अवरोह, समय स्वराघात, ठीक है, सम्यक स्वराघात यानी कि आरोह अवरोह, कैसे हमें कहाँ कविता में अप जाना है, कहाँ हमें डाउन जाना है, गति यति, प्रवाह, लय, विराम आदि शुद्ध रूप में होने चाहिए। कविता का प्रमुख तत्व रस है। रस, रस यानी कि रौद्र रस, हास्य रस, भयानक रस, की मतलब वो कविता कौन से रस में आ रही है। इसलिए कविता में रसानुकूल सस्वर वाचन आवश्यक है। वीर रस की कविता मंद गति, आलस्य एवं उदासीनता के साथ पढ़ना कविता के संपूर्ण प्रभाव को नष्ट कर देता है। यानी कि वीर रस की कविताएं, जो मतलब जैसे वो सा होता है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनके बारे में होती है, व्यक्ति को जागरूक करने के बारे में कुछ कविताएं ऐसी होती हैं तो जो बड़े जोश के और बड़े उत्साह के साथ सुनाई जाती हैं, तो उनका तरीका यही होता है। उनको हम आलस्य में परेशान होकर, नींद में उबासी लेके हम उसको सुनाए तो वो रोचक नहीं होगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी देखने में। ठीक है। इसी प्रकार श्रृंगार अथवा करुण रस की कविता को ओजस्वी और हास्यपूर्ण ढंग से पढ़ना कविता की अर्थ व्यंजन के प्रतिकूल होगा। ठीक है। कविता पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए अग्रलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो बातें? चलिए देखते हैं। कविता का जो चयन है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अवसरानुकूल रसों से पूर्ण कविताएं ही रुचिकर लगती हैं, मतलब अवसर के अनुकूल। 15 अगस्त है तो 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कविता होती है। अध्यापक दिवस है तो उससे संबंधित कविता होती है। 26 जनवरी है उससे संबंधित। तो जो मतलब कुछ भी एक ऐसा टॉपिक हम लेते हैं, जो समय या जो चीजें या जो मतलब पर्व है उसके अकॉर्डिंग कविताएं चूज करनी रहती हैं। कविता कंठस्थ हो, मतलब याद हो एवं उचित भाव भंगिमा के साथ उसका सस्वर पाठ करना चाहिए, तभी रसानुभूति हो सके। कंठस्थ यानी कि कविता याद होनी चाहिए, उसको हमें कागज में देख के या पढ़ के नहीं बोलना चाहिए। रेडियो, दूरदर्शन आदि से प्रसारित कवि सम्मेलनों में कविताएं सुनने से प्रभावशाली कविता पाठ में सहायता मिलती है।
कविता में रसानुकूल सस्वर वाचन आवश्यक है। कविता पाठ में उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट, उचित यति गति लय आरोह अवरोह का ध्यान रखना आवश्यक है। छात्रों को प्रारंभ में हल्की फुल्की तुकबंदी से कविता लिखने का प्रयास करना चाहिए। किसी घटना अथवा दृश्य को देखकर मन में जब भाव उत्पन्न हो तो उसे उसी समय लिख देना चाहिए, क्योंकि बाद में वो कठिन होता है। अगला आता है हमारा भाषण, स्पीच हम जिसको बोलते हैं। भाषण में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक कुशलता की आवश्यकता है। विभिन्न अवसरों के लिए विविध विषयों पर अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से धारा प्रवाह बोलकर अभिव्यक्त करना भाषण कहलाता है। भाषण में विषय की निर्भीकता, आत्मविश्वास, धैर्य, भावों एवं विचारों की क्रमबद्ध योजना, सुसंबद्ध एवं प्रभावपूर्ण प्रदर्शन आदि गुणों का समावेश आवश्यक है। भाषण में औपचारिकतापूर्ण अध्यक्ष, सभासदों एवं श्रोताओं को उचित रीति से संबोधित करना, भाषण देते समय उचित भावभंगिमा प्रदर्शित करना, भाषण को सरस बनाने के लिए यथा समय विनोद एवं हास्यपूर्ण बातें करना आवश्यक है। अगला है हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं। वाद विवाद प्रत्युन्नति की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। वाद विवाद तर्क वितर्क युक्त ऐसी चर्चा है जिसमें वक्ता दिए गए विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वाद विवाद में वक्ता को अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कहनी चाहिए। अपने मत की पुष्टि हेतु उद्धरण, सूक्तियां आदि दी जा सकती हैं, परंतु यह संक्षिप्त होनी चाहिए। वाद विवाद में निर्धारित समय का ध्यान अत्यावश्यक है। प्रतिपक्षी वक्ताओं के विचारों का खंडन करते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाद विवाद में शिष्ट भाषा के अतिरिक्त शिष्ट हास परिहास, विनोद प्रियता एवं व्यंग्यात्मक शैली का अवसरानुकूल प्रयोग करने से अपने पक्ष के प्रतिपादन में एवं विरोधी पक्ष के खंडन में बहुत सहायता मिलती है। प्रतिपक्ष के वक्ताओं के विचारों को सुनकर तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपक्षी वक्ताओं के कथनों का खंडन एवं उनके पक्ष का मंडन करना वाद विवाद कला की विशिष्टता है। यानी कि दो समूह बैठे हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो दोनों को क्या करना होता है, दोनों को एक दूसरे की बातें काटनी होती कि अगर वो सही वैलिड पॉइंट दे रहे हैं किसी चीज का, तो जो विपक्ष वाला है उसको उसे गलत साबित करना होता है, और जो पक्ष वाले होते हैं उसको उसे सही साबित करना होता है। ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता में श्रोतागण को ऊबने से बचाने के लिए प्रत्येक वक्ता को अपने विषय को अत्यधिक रोचक और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। परिचर्चा, किसी दिए हुए विषय पर जब एकाधिक विशेषज्ञ विचार विमर्श करते हैं तब उसे परिचर्चा की संज्ञा दी जाती है। आजकल व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भी परिचर्चा आयोजित की जाती है। साधारण स्थिति, घटना, यात्रा, दृश्य इत्यादि परिचर्चा के विषय बन सकते हैं। परिचर्चा में जानकार विशिष्ट व्यक्ति क्रमशः उस विषय पर अपने विचार रखते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति उसका संचालन करता है और विषय प्रारंभ करता है। परिचर्चा में व्यक्तिगत आक्षेप या छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। खंडन मंडन के लिए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जहां आवश्यक होता है, संचालक बीच बीच में परिचर्चा का परावर्तन भी करता जाता है। अंत में संचालक सभी सदस्यों की चर्चाओं का संक्षेप में निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। सभा एवं समारोह, सभा एवं समारोह में संप्रेषण का माध्यम मौखिक अभिव्यक्ति होती है। जब कोई भी सभा होती है, वो समारोह होता है, ठीक है, ऐसी सभा एवं समारोह के लिए एक संचालक की आवश्यकता होती है। संचालक के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचित होना आवश्यक है। किसी भी सभा या समारोह के आयोजन के सभापति का अध्यक्ष पद के लिए किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जाता है। इस समय एक विशिष्ट एवं औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, विनायक, बड़े हर्ष का विषय है, यानी कि बड़े खुशी का विषय है कि आज हम अपने विद्यालय में पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज समारोह की अध्यक्षता के लिए मैं विद्यालय के अनुभवी शिक्षक श्री राजू त्यागी का नाम प्रस्तुत करता हूँ। राजू, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। संचालक, अब मैं आपके सम्मुख एक ऐसे वक्ता को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनसे आप भली भांति परिचित हैं।
श्री मुकेश कुमार शर्मा, जो पर्यावरण दिवस पर हमें अपने विचारों से परिचित कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हर वक्ता औपचारिक भाषा के प्रयोग से अपना विषय प्रारंभ करता है और अंत में संचालक विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम में भाग लेने वालों को धन्यवाद ज्ञापित करता है। साक्षात्कार। वर्तमान युग में साक्षात्कार का महत्व बहुत बढ़ गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में साक्षात्कार देने एवं लेने की परंपरा प्रचलित है। विद्यालय में प्रवेश से लेकर किसी पद के आवेदन तक ज्ञान और अनुभव के मूल्यांकन के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है। साक्षात्कार देते समय आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। साक्षात्कार देते समय व्यक्ति को निर्भीक होना चाहिए। साक्षात्कार से पूर्व संदर्भित विषय एवं सामान्य ज्ञान की भली भांति जानकारी कर लेनी चाहिए। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट एवं संक्षेप में देना चाहिए। साक्षात्कार से पूर्व अभिवादन आदि औपचारिकताओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। समाचार वाचन एवं उद्घोषण, है ना, जो होते हैं ना, बहुत से हमारे संवाददाता होते हैं, ठीक है, समाचार में जो न्यूज एंकर होते हैं, तो समाचार वाचन एवं उद्घोषण व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति की कला है। ये नियमित अभ्यास से प्रखर होती है। समाचार संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। समाचार की उद्घोषणा करते समय उच्चारण की शुद्धता, आरोह अवरोह एवं बोलने की गति ऐसी रखनी चाहिए जिससे श्रोता समाचारों को भली भांति हृदयंगम कर सके। कथा, कहानी एवं घटना वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्राचीन, रोचक एवं सर्वप्रिय माध्यम है। कथा, कहानी का वर्णन विद्यार्थियों को सरल, संक्षिप्त, मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानी सुनानी चाहिए। सुनाने का ढंग भी आकर्षक होना चाहिए। दैनिक जीवन से रोचक एवं प्रेरक घटनाओं को चुनकर घटना वर्णन कर अभ्यास अधिक सुगमता से किया जा सकता है। आसपास की घटनाएं, मेले, समारोह, उत्सव, पर्व आदि घटना वर्णन के उपयुक्त विषय हो सकते हैं। वर्णन की शैली सरल एवं भावों के अनुकूल होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारी मौखिक अभिव्यक्ति जो हमने पढ़ा और समझा। ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।